साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। एक बड़ी पुरानी और मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी जिसे बताने समझाने के लिए 1000 शब्द लगें, वो बात सिर्फ एक तस्वीर से भी कही जा सकती है। लेकिन अगर वही तस्वीर राजनीति से जुड़ी हो तो कहते हैं कि वो 1000 शब्द नहीं, एक तस्वीर 1000 मैसेज के बराबर होती। और अखिलेश यादव की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, कुछ उसी तरह की तस्वीर है। लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से देखें तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद के पास वाली मस्जिद में बैठे दिख रहे हैं। आसपास समाजवादी पार्टी के और भी कई सांसद, मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद हैं और बीच में दिख रहे हैं इस मस्जिद के इमाम और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। अभी सिर्फ तस्वीर ही सामने आई है, वीडियो सामने नहीं आया है, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि सभी समाजवादी सांसद मस्जिद में बैठकर किस बात पर चर्चा कर रहे थे। वैसे भी इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न संविधान रोकता है न कानून रोकता है। लेकिन सौहार्द और भाईचारे से ओवरलोडेड ये तस्वीर उसी वक्त सवालों के घेरे में आ जाती है जब इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है। जब आप इस फोटो को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयानों और दावों को सुनते हैं तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने एक खास एजेंडे के तहत मस्जिद में जाकर राजनीतिक बैठक की। बीजेपी अखिलेश की इस मस्जिद वाली फोटो को मुस्लिम तुष्टीकरण के एक टूल किट के तौर पर प्रेजेंट कर रही। बहरहाल सवाल तो यही है कि क्या इस फोटो को लेकर विरोधियों के दावे में दम है या अखिलेश को इस फोटो के जरिए जहां जो मैसेज देना था वो मैसेज देने में कामयाब हो गए। और अब इस पर होने वाली हर बहस उनके लिए एक तरीके से बोनस पॉइंट। इस मामले की पूरी पड़ताल आगे करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि इस मस्जिद के इमाम और समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश एंड टीम की मस्जिद यात्रा को लेकर क्या वजह बताई। जो सीज फायर हुआ वो थर्ड मुल्क ने ऐलान किया, फौज का मोरल बिल्कुल खत्म कर दिया हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने, उस पर चर्चा होनी थी। चर्चा किस बात पर हो रही है कि रामपुर के सांसद और इस मस्जिद के 20 साल से इमाम जो समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अध्यक्ष जी से ये दरखास्त की कि सर 1 साल हो रहा है, मेरी जो मस्जिद है आप उसको विजिट कर लीजिए। एक हिस्टोरिकल मस्जिद है जहां बहुत से फ्रीडम फाइटर्स और कितने जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने बाहर के प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट्स, हमारे जो गेस्ट ऑफ स्टेट बने हैं, जो इंडिया के गेस्ट बने हैं, वो आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए विजिट कर लीजिए। वो अपने सांसदों को हमारे दोस्तों के साथ में यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए बैठे और मैंने उनको मस्जिद के, अभी वो उधर भी नहीं गए थे जहाँ फखरुद्दीन अली अहमद साहब का मज़ार है, चूंकि टाइम ही नहीं था इतना, और उधर भी नहीं गए। मस्जिद ऑफिस में भी जाने का टाइम नहीं था, तो मस्जिद में ही थोड़ी देर के लिए बैठे और मस्जिद के ही बारे में उनको हमने अवगत कराया, बताया कि ये मस्जिद कदीमी मस्जिद है और यहाँ इतने लोग आ चुके हैं सर। तो वो फिर उठने के बाद हम लोग यहाँ से संसद चले गए। तो नदवी साहब के मुताबिक एक भी राजनीतिक बात यहां नहीं हुई, सिर्फ मस्जिद को लेकर ही चर्चा हुई। खैर, ये तो टीम अखिलेश के नदवी साहब का वर्जन है। अब सवाल है कि क्या इस तस्वीर के पीछे कुछ और भी है जिसकी पर्देदारी हो रही है। तो इसके लिए आपको कुछ फैक्ट समझने होंगे। ये तस्वीर परसों की है, यानी सोमवार की। उसी दिन संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और कहा जा रहा है कि संसद के फर्स्ट डे ही अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के जरिए अपना फर्स्ट मैसेज दे दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोपहर 12 से 2 के बीच
जब हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित की गई, तभी अखिलेश अपनी टीम के साथ मस्जिद की ओर निकल पड़े। मस्जिद संसद के उत्तर द्वार के सामने सड़क पार करने के बाद चंद कदम की दूरी पर है, तो अखिलेश यादव न सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि बाकायदा फोटो भी रिलीज किया। यानी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, सबको खबर हो जाए कि अखिलेश यादव मस्जिद हो आए। और आज जब मस्जिद दौरे को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उनका जवाब भी कम दिलचस्प नहीं था। ऐसे बोले जैसे कहना चाह रहे हो कि कह कम रहा हूं, समझ लो ज्यादा। अखिलेश फुल कॉन्फिडेंस में बोले कि आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है वो उसी के साथ। एक बार सुनिए उनका पूरा बयान। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर अब विरोधी पूछ रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की आखिर कौन सी आस्था है जो सिर्फ मस्जिद जाने से ही जागती। और सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश के मुताबिक मस्जिद वाली आस्था जोड़ने का काम करती है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बाकी धर्मों की आस्था तोड़ने का काम करती है? खैर, ये तस्वीर किस दिन की है, जरा उसको एक बार और नोट करिए। ये सावन की सोमवारी की फोटो है, और इसी दिन अखिलेश यादव मस्जिद यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। और आज जब ये तस्वीर देश के सामने आई है, तो एक और संयोग देखिए कि आज सावन की शिवरात्रि है और योगी आदित्यनाथ मंदिर में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दे। योगी और अखिलेश दोनों ही राजनीति की अलग अलग धाराओं से आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मंदिर मस्जिद वाला यही मामला पूरा यूपी का चुनावी टोन सेट करने वाला है? क्या सावन की सोमवारी के दिन मस्जिद जाकर अखिलेश ने सीधे सीधे एक पॉलिटिकल मैसेज दिया है, या फिर जैसा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो वाली बात सही कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का वोट हथियाने के लिए यूपी के दो लड़कों यानी कि अखिलेश और राहुल के बीच में होड़ लगी हुई? एक बार सुनिए गिरिराज सिंह। अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाके बैठक लिए हैं, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है, मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों में, तो ये होड़ लगी हुई है। तो राजनीति में प्रतीकों के बहुत मायने होते हैं और तस्वीरों को प्रतीक के तौर पर पेश किया जाता रहा। इस तस्वीर को लेकर भी अखिलेश के विरोधी कई सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक नेता बार बार सिर्फ एक धर्म के प्रतीकों के साथ दिखे और दूसरे धर्मों के साथ दूरी बनाए, तो क्या यह सांप्रदायिक संतुलन के खिलाफ नहीं? अगर अखिलेश मस्जिद जाकर ये कहते हैं कि आस्था जोड़ती है और राम मंदिर से दूरी बनाए रखें, तो क्या यह तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं है? लोग पूछ रहे हैं कि जो अखिलेश बीजेपी पर मंदिर की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हैं, इस तरीके से उनका मस्जिद जाना क्या मस्जिद पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है? यह भी धर्म और राजनीति का घालमेल ही है जिस पर वो बीजेपी को घेरते रहे। क्या ये अखिलेश का सिलेक्टिव सेकुलरिज्म नहीं है जिसमें वो धर्म निरपेक्षता का इस्तेमाल सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए कर रहे हैं? एक तरफ तो अखिलेश बार बार मठ महंत का नाम लेकर योगी को घेरते हैं, लेकिन जब वो खुद मौलानाओं को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहा जाना चाहिए? खैर, अखिलेश की इस मस्जिद वाली तस्वीर पर सिर्फ राजनीति के अखाड़े में ही दंगल नहीं हो रहा। मुस्लिम धर्मगुरु भी मस्जिद में लाल टोपी देखकर एकदम से आग बबूला हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जरा सुनिए
मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहाँ खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहाँ मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। तो राजनीति से लेकर मजहब के मैदान तक इस तस्वीर पर एक तरीके से जंग छिड़ी हुई, चौतरफा अटैक हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की खींच भी अब सामने आने लगी। बार बार मस्जिद यात्रा को लेकर उनसे जब सवाल किए जा रहे हैं तो शब्दों का संतुलन भी थोड़ा अब गड़बड़ाने लगा है। सुनिए उनका नया रिएक्शन। कहा जा रहा है कि उनका यह नया बयान उनकी खींच का एक तरीके से प्रकटीकरण है। सुनिए। क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? तो ये नेगेटिविटी है कि हम भाईचारा जोड़ने वाली नेगेटिविटी है। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिलें जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। हमारा लोकतंत्र, हमारी धरती एक दूसरे के साथ मिल करके रही है, इसीलिए मिली जुली संस्कृति सबसे ज्यादा भारत में दिखाई देती है। तो वैसे अखिलेश यादव बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मिलीजुली संस्कृति है और मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन सवाल तब उठ खड़ा होता है जब अखिलेश यादव सिर्फ एक धर्म के इबादतगाह में जाते हैं और मंदिर में जाने से वो परहेज करने लगते हैं, कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने लगते हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आखिर ये एक तरफा प्यार क्यों छलक रहा है? उनकी आस्था किसी धर्म विशेष को लेकर ही क्यों जागती है और दूसरे धर्म में उन्हें सिर्फ बुराइयां ही क्यों दिखती? तो उनकी ये मस्जिद वाली पॉलिटिक्स अब आगे क्या मोड़ लेगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि पीएम मोदी के यूके दौरे से अमेरिका में क्यों खलबली मची हुई। तो संसद के मॉनसून सत्र के बीच पीएम मोदी आज 4 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो गए। 23 और 24 जुलाई को वो ब्रिटेन में रहेंगे और उसके बाद 25 और 26 जुलाई को वो मालदीव का दौरा करेंगे। चलते हुए संसद के बीच या चलते हुए संसद सत्र के बीच पीएम मोदी ने इन दोनों देशों के दौरे के लिए खास तौर से समय निकाला। ये इस बात का इशारा है कि ये दोनों दौरा कितना महत्वपूर्ण है। इस दौरे में भारत के कौन कौन से हित साधेंगे पीएम मोदी, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन विपक्ष ने इस दौरे की टाइमिंग पर जो सवाल उठाई है, तो इस रिपोर्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इस दौरे को टालना भारत के हित में नहीं। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर ब्रिटेन के दौरे पर गए। इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगी, जिसे हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता है। इसके तहत दोनों देश आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसी जो रुकावटें होती है उसको खत्म कर देते हैं और एक दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। तो इस समझौते के साथ भारत और ब्रिटेन के कारोबारी रिश्ते का एक नया दौर शुरू हो जाएगा और जहां वो बिना किसी टैरिफ के एक दूसरे के ज्यादातर सामानों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए, इसका महत्व समझिए। भारत और ब्रिटेन के बीच ये डील ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने दुनिया में कारोबारी दबदबा बरकरार रखने के लिए एक तरीके से टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड वॉर जैसा माहौल बना रखा है। अमेरिका के साथ व्यापार करने में भारत और ब्रिटेन दोनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आज की तारीख में, बल्कि भारत के लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। जबकि ब्रिटेन और भारत दोनों
अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों से उनके अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। बावजूद इसके जो ट्रंप की पॉलिसी है उसमें दोनों देशों के सामने कई तरह के चैलेंजेस आ गए। इस टैरिफ वॉर के बीच संभावित नुकसान से बचने के लिए भारत जल्दी से जल्दी अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना चाहता है और उसकी संभावित एक डेडलाइन अगस्त की दी गई थी, 1 अगस्त की डेडलाइन, लेकिन अब उसको खिसकाकर अक्टूबर पहुंचा दिया गया है क्योंकि जो अमेरिकी डेलीगेट्स है वो मिड अगस्त में भारत आए। इसे आगे खींचकर अमेरिका भारत पर एक तरीके से दबाव बनाना चाहता है और जो नई ट्रेड डील होगी उसको अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक साधना चाहता है। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील अमेरिकी धौंस के खिलाफ भारत के लिए एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है। ब्रिटेन के साथ इस व्यापारिक समझौते की बात पिछले 4 सालों से चल रही थी, लेकिन उस पर मुहर लगी साल मई में तब जाकर जब ट्रंप के टैरिफ वॉर की दहशत पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई। तो ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अभी क्यों आगे बढ़कर पीएम मोदी से कहा कि फाइनल बातचीत के लिए आपको तुरंत ब्रिटेन आना चाहिए, और मोदी क्यों इसमें भारत का बड़ा फायदा होता देखकर उन्होंने तुरंत इस पे हां भी भर दी। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन से सामान हैं जिनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भारत और ब्रिटेन में एफटीए की डील फाइनल हुई। तो एफटीए एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत का कपड़ा, लेदर प्रोडक्ट, फुटवियर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी, इस तरह के जो भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं जिसमें कि बहुत सारा लेबर इस्तेमाल होता है, जिसमें कि लोगों की जरूरत होती है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो इस तरह के प्रोडक्ट पर जो है यूके में इंपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। तो यहां जाहिर सी बात है कि जब इंपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा तो इन सामानों की कीमत ब्रिटेन में घट जाएगी और ब्रिटेन में इसके खरीदार बढ़ जाएंगे। भारत के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति होगी, जबकि ब्रिटेन से आने वाले कई प्रोडक्ट्स टैरिफ कम होने या खत्म होने से भारत में सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन की लग्जरी कारें, जैगुआर, लैंड रोवर, इसकी कीमत भारत में घट जाएगी। इंग्लैंड से आने वाली शराब और वाइन जो पहले से सस्ती मिलने लगेगी। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन से आने वाला फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी की कीमत भी भारत में घट जाएगी। तो भारत के जो प्रोडक्ट ब्रिटेन में एफटीए के तहत बिकेंगे वो चीन, अमेरिका और दूसरे देशों के ऐसे ही सामानों के मुकाबले सस्ते बिकेंगे। जाहिर है ऐसे में भारतीय सामानों का ब्रिटेन में बाजार बढ़ेगा, उसके खरीदार बढ़ेंगे। यानी ब्रिटेन से एफटीए करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना भारत के लिए एक बड़ी बाजी मारने जैसा है। इसी तरीके से ब्रिटेन के कारों से लेकर विस्की तक भारत में सस्ते होंगे और चीन और अमेरिका को एक तरीके से भारत में ज्यादा कंपीट करना पड़ेगा, उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारत में इंजीनियरिंग और मार्केटिंग से लेकर डिजिटल सेक्टर में नौकरियों के नए मौके बने। इसीलिए दोनों देश एफटीए को लेकर बहुत उत्साहित हैं और अभी दोनों के बीच $60 बिलियन का जो कारोबार होता है उसे अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक उसको बढ़ाकर 2 गुना करने का टारगेट रखा गया है, यानी कि $120 बिलियन का टारगेट। भारत ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इस टारगेट की चर्चा अमेरिका के बाजारों में हो रही है, आज ट्रंप कैबिनेट में हो रही है। क्यों हो रही है वो जरा समझिए। तो अब तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत और अमेरिका के बीच 2023-24 में द्विपक्षीय कारोबार $131.84 बिलियन रहा। मान लीजिए कि $132 बिलियन के आसपास रहा। ऐसे में एफटीए के बाद भारत और ब्रिटेन में द्विपक्षीय कारोबार बढ़ने का कुछ न कुछ नुकसान अमेरिका को जरूर झेलना पड़ेगा। ऐसे में भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो माहौल बनता दिख रहा है वो अमेरिका से द्विपक्षीय कारोबारी समझौते में भारत को अपना वेटेज बढ़ाने का मौका देगा। और यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा गेम प्लान है।
वो समझौता अक्टूबर में होगा, लेकिन ब्रिटेन के साथ पहले एफटीए साइन करके मोदी उल्टा अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत ब्रिटेन में एफटीए डील में भारत कैसे ज्यादा फायदे में रहने वाला। अब उस कहानी की बारी की एफटीए डील के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीएम मोदी को फोन करके लंदन आने को क्यों कहा? तो उसकी दो बड़ी वजह है। पहला, ब्रेग्जिट समझौते के साथ ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू से पहले ही अलग हो चुका है, जो कि अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार अगर देखा जाए तो 137 बिलियन डॉलर का है, जिसमें ब्रिटेन की भी हिस्सेदारी रही है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन भारत से अपने कारोबारी रिश्ते को एकदम नए तरीके से उसको ढालना चाहता है, और इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे बढ़िया जरिया है। भारत का यहां फायदा यह है कि वो समझौते के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ कारोबारी संतुलन बना सकेगा। और पीएम मोदी की नजर में यह बात भी पहले से थी। पीएम मोदी को ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने फोन पर क्यों एफटीए के लिए बुलाया, उसकी दूसरी वजह और भी दिलचस्प। वो वजह है ब्रिटेन से अगरबत्ती कारोबारियों का अरबपति कारोबारियों का पलायन का बढ़ना। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल यानी कि 2024 में करीब 10,800 मिलेनियर्स ब्रिटेन को छोड़कर जा चुके। वहां से अपना कारोबार समेटकर बहुत सारे लोग तो अरब देशों में शिफ्ट हो गए। 2023 के मुकाबले 2024 में ब्रिटेन छोड़ने वाले उद्योगपतियों और कारोबारियों की संख्या 157% के हिसाब से बढ़ी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है अभी ब्रिटेन की जो इन्वेस्टमेंट फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की हाल की रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक 16,500 मिलियनेयर्स ब्रिटेन छोड़ देंगे, जिनका ब्रिटेन में कुल इन्वेस्टमेंट 66 अरब पाउंड से ज्यादा है। आप सोचिए कि कैसे अफरा तफरी मची हुई, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ब्रिटेन में कारोबार की संभावनाओं पर अब असर उनको पड़ता हुआ दिख रहा है, उसकी संभावनाएं कम होती दिख रही। टैरिफ टैक्स की नीतियों को इसका एक बड़ी वजह माना जा रहा है। भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ब्रिटेन कारोबारियों के पलायन को रोकना चाहता है। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इंग्लैंड या जो ब्रिटेन है वो अभी भी देखा जाए तो बिजनेस फ्रेंडली है और ट्रेड फ्रेंडली। उन्हें डायरेक्ट मैसेज देना चाह रहा है कि ब्रिटेन नई कारोबारी संभावनाओं के नए रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में उनको यहां से अपना निवेश निकालना नहीं चाहिए। और अगर ये मैसेज देने के लिए मोदी से ज्यादा भरोसेमंद ग्लोबल फेस देखा जाए तो ब्रिटेन को अभी तो कम से कम दुनिया में कोई दूसरा ऐसा उनको पार्टनर नहीं दिख रहा जिसकी मौजूदगी वहां के कारोबारियों में ये भरोसा जगा सके कि इंग्लैंड में कारोबार की संभावना आने वाले दिनों में भी बनी रहे। और ये वो सारे समीकरण हैं जिसको भांपकर पीएम मोदी संसद सत्र के बीच में टाइम निकालकर ब्रिटेन के दौरे पर गए। मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में रहेंगे। इसके बाद 25 और 26 जुलाई को मालदीव का दौरा करेंगे। वो 26 जुलाई को मालदीव की आजादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात करेंगे। और मुइज्जू, आप याद करिए, ये वो नेता हैं मालदीव के जिनकी छवि चीन समर्थक के तौर पे रही। मुइज्जू जब चीन के पाले में जाकर बैठे तो मोदी की एक आवाज ने मालदीव के पर्यटन को कैसे एक बड़ा झटका दे दिया था। एक तस्वीर ने कैसे मालदीव के लिए कई मुसीबतों के रास्ते खोल दिए थे, यह आपको याद होगा। और वही मुइज्जू आज की तारीख में मोदी को वहां चीफ गेस्ट के तौर पे बुला रहे हैं। तो मोदी इंपैक्ट जब मुइज्जू की समझ में आया और चीन की चालबाजी समझ में आने लगी तो उन्होंने मोदी का साथ देने में ही भलाई समझी। और इसी का नतीजा है
कि अब वो मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर मालदीव बुला रहे हैं। तो मोदी के जो दोनों दौरे हैं, दोनों देशों के दौरे, ये कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहां विपक्ष भले ही इस बात पे सवाल उठा रहा है कि जब संसद सत्र चल रहा हो तो पीएम मोदी को विदेश जाने की आखिर क्या पड़ी थी। हमने इसके जरिए आपको बताया कि असल में मोदी का ये जो दोनों देशों का दौरा है वो न सिर्फ रणनीतिक और व्यापारिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के जो दो करीबी और बेहद ही भरोसेमंद पार्टनर रहे हैं लंबे समय से, उनके साथ रिश्ते सुधारने और उन्हें बेहतर बनाने का एक शानदार मौका भी। तो देश का मूड मीटर में अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का और आपको यह दिखाते हैं कि कैसे घंटे भर की ही बारिश ने लाखों लोगों को घरों में एक तरीके से नजरबंद करवा दिया है। तो सावन के महीने में एक तरफ आस्था और भक्ति का सैलाब है और दूसरी तरफ आसमानी आफत की वजह से कई राज्यों में त्राहिमाम है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बाढ़ की मार, भयंकर तबाही मची हुई। आज दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाके तेज बारिश की वजह से जलमग्न हो गए। मुंबई से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं और यहां भारी बारिश के चलते 50 फीट ऊंची पहाड़ी की एक सेफ्टी वॉल भरभरा कर गिर पड़ी और कश्मीर में भी हालात इसी तरीके से बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और उड़ीसा में भी बादल कहर बनकर टूट पड़ा है। गुजरात में भी हालात जो है वो सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा। नॉर्थ से साउथ तक बारिश की वजह से बर्बादी देखने को चौतरफा देखने को मिल रही। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई इस तस्वीर को जरा देखिए। इस उफनती नदी में 10 साल का एक बच्चा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। उसे निकालने के लिए आर्मी के जवानों को आना पड़ा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे के रेस्क्यू में बहुत मेहनत की और दोपहर 12 बजे के करीब इस जो बच्चा है मवेशी को चारा खिलाने के लिए नदी किनारे गया था और तभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इसमें फंस कर रह गया। पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही थी और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने नदी पार करके एक तरीके से वो बच्चे तक पहुंच पाए, लेकिन तेज बहाव के कारण उनका भी वापस लौटना मुश्किल हो गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन के जरिए एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके इन सबों को वापस बाहर निकाला। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आज जिस तरह की बाढ़ की स्थिति है या बारिश जिस तरीके से हो रही है, नदी नालों के किनारे अगर आप थोड़ी भी आपने असावधानी बरती या आपने सतर्कता छोड़ी तो ये समझिए कि आप एक मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। राजौरी में पिछले 60 घंटों से हो रही बारिश के चलते वहां भी जनजीवन बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कश्मीर का एक और खौफनाक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। रामबन में पहाड़ से गिरता है सैलाब एकदम डराने वाला है। भारी मड स्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। सेरी, कैनोपी टनल और इसके आसपास जो है बरसात के पानी के साथ जो मलबा बहकर आया है, पत्थर जो आ गया है, उसकी वजह से हाईवे पे चलना मुश्किल हो गया है। बनिहाल से रामबन के बीच कई जगह मड स्लाइड से भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां नदी नालों ने विकराल रूप लिया हुआ है। देखिए कैसे पुंछ के मेंढर में सैलाबी नाला सड़क के ऊपर से बह रहा है। उफनते नाले की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर और डोडा जैसे पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड के कारण कई सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक कश्मीर के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के हालात पर भी नजर डालते हैं। यहां मोगा में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे बारिश की वजह से
पानी भर गया था और उसी में एक कार डूब गई। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, 2 महिलाएं भी थी। गाड़ी लगभग पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी, जिसके बाद चारों कार की छत पर पहुंचे और फिर उन्हें रस्सी के सहारे निकालने की जद्दोजहद चलती रही। मोगा के मेयर भी परिवार को बचाने के लिए गहरे पानी में कूद पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पानी में फंसे परिवार को बाहर निकाला जा सका और उनकी जान बचाई जा सकी। ये तस्वीरें उसी की। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई। भांडुप में तेज बारिश के चलते एक 50 फीट ऊंची पहाड़ी की सेफ्टी वॉल भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में पहाड़ के किनारे बने 5 घर भी जमींदोज हो गए। और राहत की बात सिर्फ ये है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भारी बारिश के चलते दीवार धीरे धीरे ढहनी शुरू होती है और देखते ही देखते उसका मलबा नीचे बने घरों पर आ गिरता है और वो घर भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं। तो मुंबई के बाद अब हम आपको कुछ और जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। इस साल आसमानी आफत से जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा है चारों तरफ। 1 अप्रैल से 16 जुलाई के बीच बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 1297 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह आंकड़ा दिया है और सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश में हुई। आंध्र प्रदेश में 258 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जहां अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाओं का घटनाएं जो रिपोर्ट की गई है वो हिमाचल से रिपोर्ट की गई है। वहां 171 लोगों की मौत इस अभी बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हुई। वहीं मध्य प्रदेश में 148 और बिहार में 101 लोगों की मौत की खबर है। मॉनसूनी आफत में 50,000 से अधिक जानवरों की भी मौत की बात बताई जा रही है। वहीं 92,000 से अधिक घर और झोपड़ियां तबाह हो गई। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ये जो है पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। तो बाढ़ और बारिश की वजह